दोस्तों, एक बड़ा ही दर्दनाक किस्सा आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक 22-23 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की शादी होके एक घर में आती है बहू बन के। जिस घर में आई है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार है। बड़ा ही खूबसूरत माहौल है घर का। इस महिला का एक पति है, पति के माँ बाप हैं और एक पति की बहन है, यानी इसकी ननद। ये 5 लोगों का परिवार बड़ा खुशी से रह रहा है। शादी के बाद नई बहू का स्वागत तो बड़े अच्छे से होता है और बहू ने अपनी सारी जिम्मेदारियां भी बड़े अच्छे से संभाल ली है। माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना और ननद का भी अपना पूरा ख्याल रखती है। एक हद तक परिवार के सभी लोग इस नई बहू से बहुत खुश हैं और बहू ने इस बात की हर तरह से कोशिश भी की है कि किसी को उससे कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे बहू को पता चलता है कि ये जो ननद है कॉलेज में पढ़ती है 3rd ईयर में, लेकिन इसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। बड़े अजीब किस्म के इसके दोस्त हैं। रात रात भर फ़ोन पे बातें करना, वीडियो चैट करना और स्कूल जाने के बजाय, कॉलेज जाने के बजाय हमेशा पढ़ाई बंक करके पता नहीं कहाँ कहाँ पार्टीज़ के लिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के बहाने कहीं ना कहीं गायब भी रहती है हमेशा। कई बार क्या होता है कि घर की जो बहू होती है वो अपने परिवार के लोगों को, सबको बचा के रखना चाहती है इन बुराइयों से, और यहाँ ये बहू भी यही करती है। वो कई बार बातों ही बातों में ननद को समझाती है कि बेटा ये वक्त जो है पढ़ाई पे ध्यान देने का है, एक बार ये समय निकल गया दोबारा कभी नहीं आएगा। जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त लगता है कि हवाएं ऐसे ही चलती रहेगी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब ज़िंदगी की असली घड़ी आती है, जब एक नया जिम्मेदारी वाला जीवन शुरू करने का वक्त आता है, तब ये समय बहुत मिस होता है कि काश उस वक्त पढ़ाई कर ली होती। बहू को जब भी मौका मिलता है ननद को समझाती है, लेकिन ननद जो है वो जवानी की दहलीज पर है, वो किसी की कहाँ सुनने वाली है। बिना लगाम की घोड़ी की तरह वो हमेशा हवाओं के बीच सरपट दौड़ती रहती है। एक बार क्या होता है कि ननद की घर पे चोरी छुपे एक बहुत ही भयानक स्थिति में चोरी पकड़ी जाती है। बहू उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। बहुत बुरा लगता है बहू को कि बाहर तो बाहर, तुमने अब चोरी छुपे अपने दोस्तों को घर बुलाना भी शुरू कर दिया है। ये बात मैं अपने पति को बताऊंगी। ननद बहुत गुस्सा होती है, लेकिन समझ जाती है कि अगर भाभी ने गलती से बोल दिया घर वालों के सामने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि उसका कॉलेज जाना बंद कर दे, हो सकता है उसे घर बिठा दे, हो सकता है उसकी शादी की जल्दीबाजी करे। वो अपना एकदम व्यवहार बदलती है और भाभी से एकदम हाथ जोड़ के रहम की भीख मांगती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, किसी तरह से पूरी कोशिश करती है भाभी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की। और भाभी जैसे कि बड़ा नाजुक दिल है, हो भी जाती है। ये ननद माफ़ी मांगती है कि भाभी प्लीज़ आज मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मैं आपके कहने पे चलूँगी, पढ़ाई पे ध्यान रखूँगी। भाभी का दिल पसीज जाता है, वो ननद को माफ़ कर देती है, घर वालों को बताती नहीं है। बहरहाल ये किस्सा चलता रहता है, लेकिन वही हरकत दोबारा फिर से होती है। इस बार भाभी से रहा नहीं गया। वो ननद को धमकी देती है कि आज शाम को तुम्हारे भैया आएंगे और मैं सारी की सारी बात बताऊंगी। तुम सुधरने वाली नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम इस परिवार की नाक कटवा दोगी और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे भैया को पता होना चाहिए कि तुम उनके पीछे से क्या गोल खिला रही हो। ननद का दिमाग खराब हो जाता है। इस बार भी वो वही काम करती है, भाभी से माफ़ी मांगती है, किसी तरह से मना लेती है, लेकिन अब ननद का जीना मुश्किल है। उसको पता है कि भाभी आज नहीं तो कल उसकी पोल खोल देगी, और अगर नहीं भी खोलेगी तो मैं इस तरह से चुप चुप कर ये अपने दोस्त को घर बुलाकर मिलना बंद नहीं कर सकती। बड़ी परेशान होकर एक दिन वो अपने दोस्त के साथ, अपने आशिक के साथ एक चाल चलती है। आशिक को समझा बुझा कर एक अजीब सी नशीली दवा बुला लेती है घर पे। उसके हाथ में पुड़िया है। वो अपनी भाभी को खाने के बहाने वो नशीला पदार्थ खिलाकर भाभी को बेहोश कर देती है। दिन के वक्त घर पे कोई नहीं है, भाभी अकेली है और ननद ने बड़े प्यार से भाभी के लिए वो डिश बनाई और वो दवा मिलाकर भाभी को दे दी। भाभी ने खा ली। भाभी बड़ी बेसुध होकर, बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। ननद तो इसी फिराक में थी। उसने अपने आशिक को बुलाया, आशिक को बिस्तर पर लेटाकर ननद के साथ कुछ अजीब सी फोटोएं खींच ली। बेचारी भाभी को क्या पता, वो नशे में थी। आशिक के साथ अलग अलग तरह के पोज में इस तरह की फोटोएं खींची कि देखने वाला ये समझ जाए कि पता नहीं दोनों का क्या चक्कर है, दोनों क्या
गतिविधियों में लिप्त है। ननद इस तरह की फ़ोटोएं खींचकर बड़ी खुश थी। उसने अपने आशिक को भेज दिया, फ़ोटोएं अपने पास रख ली। भाभी को होश आया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया पीछे से। उसे लगा शायद मेरा बीपी बढ़ गया या कुछ चक्कर आ गए, तबीयत खराब हो गई। 2-3 दिन के बाद बात आई गई हो गई। यहाँ ये ननद के दिमाग की शैतानी जो हरकत थी वो काम करती है। उसने किसी के ज़रिए वो फ़ोटोएं अपने भैया तक पहुँचाई। जैसे ही भैया ने ये फ़ोटोएं देखी अपने बीवी की किसी और मर्द के साथ, उसका दिमाग हिल गया। बस फिर क्या था, अच्छे खासे घर को नज़र लगते देर नहीं लगती। भैया शाम को दन दनाते हुए ऑफिस से घर आते हैं और आते ही अपनी बीवी से बिना कुछ पूछे कमरे में ले जाकर 2 थप्पड़ मार देते हैं। बेचारी एक मासूम नारी ये समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हुआ। कल तक उसे दिलो जान से प्यार करने वाला पति अचानक कैसे आकर बिना कुछ बात हुए और 2 थप्पड़ रख दिए। वो एकदम सन्नसी रह जाती है, जैसे उसकी ज़िंदगी का जितनों का सपनों का ढेर था ताश के पत्तों की तरह किसी ने हवा के झोंके के साथ बहा दिया। वो समझ ही नहीं पाती क्या हुआ। वो बार बार हाथ जोड़ के पूछती, क्या हुआ, मुझे कुछ बताओगे, ये क्या है, ये क्या तरीका है, ये तुमने क्या किया अभी। बस पति के जैसे सर पर भूत सवार है। वो मारता चला जाता है, मारता चला जाता है, और जब इंतहा हो जाती है मार की, जब वो थक जाता है, तब अपने जेब से वो फ़ोटोएं निकाल के उसके मुंह पर दे मारता है। सारी फ़ोटोएं एक एक करके जैसे हवा के झोंके के साथ जब नीचे आके गिरती है, 2-4 फ़ोटो पर नज़र पड़ती है, भाभी के पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। वो ये समझ ही नहीं पाती कि ये क्या है, ये फ़ोटोएं कहाँ से आई, ये किसने खींची है, कब खींची है। वो बार बार बेचारी रोती है, बिलखती है, अपने पति से बार बार दया की भीख मांगती है कि मुझे नहीं पता ये फ़ोटोएं किसने खींची है, कैसे खींची है, ये लड़का कौन है, मैं जानती तक नहीं हूँ। अपनी बेगुनाही के बारे में रो रो के बयां करती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन उसका पति उसके सर पर भूत सवार है, वो सुनने को तैयार ही नहीं। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उस दिन उस घर में खाना नहीं बना। सब लोग उस भाभी को इस तरह से सूली पे टांगने को तैयार थे जैसे पता नहीं उसने कौन सा गुनाह कर दिया हो। ऐसा गुनाह जो भाभी को नहीं पता, बाकी सबको पता है। ननद अंदर ही अंदर मन में खुश थी कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत मेरे को धमकियां देती थी, घर के सामने जलील करने की, बेइज्जत करने की। आज ननद के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट है। पूरा परिवार भूखा सोया। अगले दिन बात इतनी बड़ी कि पूरे परिवार ने तय किया और भाभी को बिस्तर बांधकर बोरी बिस्तर समेत वापस अपने मायके भेज दिया गया। पति जैसे कठोर दिल का हो चुका है, एक बार भी उफ तक नहीं की। सुबह सुबह उठते ही उसने फरमान सुना दिया कि अपना बैग पैक करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। भाभी बेचारी कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन वो जब भी ननद की तरफ देखती उसे एहसास था पूरा कि ये सब इसी का कराया धराया है, ये सब इसी के आशिक के साथ मिलकर इसने कराया है। वो चाहती तो ननद के सारे किस्से अपने परिवार के सामने बता सकती थी। वो चाहती तो ननद की पूरी पोल खोल सकती थी। लेकिन जब उसके ही पति ने, जिससे वो इतना प्यार करती थी, जिस पर इतना विश्वास था, बिना एक सवाल किए जिस तरह से उसने थप्पड़ मार के उसके पूरे आशाओं पर पानी फेर दिया, उसके आत्मसम्मान को जो चोट लगी है, उस चोट के आगे वो बेबस है। वो क्या करे। वो बेचारी ननद की पोल खोल भी दे तो उससे क्या हो जाएगा। उसके पति ने जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है वो तो वापस नहीं आएगी। ये सोचते हुए चुपचाप वो बैग उठाए अपने मायके चली जाती है। दोनों परिवार मिलते हैं, समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, सुलह मशवरा की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कोशिशें नाकाम। पति के सर पे भूत सवार है कि कैसे उसकी बीवी उसके जाने के बाद पीछे से रंग ललियां मना सकती है। बेचारी बीवी बेगुनाह, किसी को कुछ बता ही नहीं पाती। ऐसा कुछ हुआ है जो उसे पता ही नहीं है, बाकी पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये बेइज्जती का घूंट वो अंदर अंदर पीती रहती है कि कैसे लोग हैं, बैठ के कम से कम बात तक नहीं करते। एक बार मुझसे पूछना तक ठीक नहीं समझा कि देखो ये फ़ोटोएं मुझे मिली है, इनमें कितनी सच्चाई है, कुछ बताओगी। अरे एक बार मुझसे पूछा तो होता। लेकिन ये दर्द सिर्फ वो अंदर ही अंदर खुद ही पी सकती है। दोनों परिवारों के लाख समझाने के बावजूद भी बात तलाक तक पहुंच जाती है। साल 6 महीने की कोशिशों के बावजूद भी दोनों का तलाक हो जाता है। मामला इस कदर बढ़ा कि सब कोशिशें नाकाम हुई। अब ये बहू बेचारी घर पर उदास अकेली बैठी है। कुछ दिनों बाद समय गुजरता है, ननद की शादी हो जाती है उसी आशिक से। दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। परिवार को किसी तरह से मना के ननद ने उससे लव मैरिज तो कर ली,
लड़के के घर वाले तैयार नहीं है शादी के लिए। बहरहाल दोनों को अकेले ही घर लेकर रहना पड़ता है। कई बार जब इस तरह की लव मैरिज होती है जहां दोनों के परिवार शामिल नहीं होते, वहां सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने वाले पति पत्नी होते हैं। दोनों के सर पर बुजुर्गों का साया नहीं होता समझाने के लिए। और कहते हैं कि जब लव मैरिज से पहले जो प्यार होता है, शादी होते ही पता नहीं वो प्यार कौन सी खिड़की से बाहर निकलता है। ये आज तक समझ में नहीं आया। इस देश में लव मैरिज ज़्यादा सक्सेस हुई नहीं है, उसके पीछे एक वजह है। छोटी छोटी जो घर में खटपट होती है, लड़ाई होती है, उनको समझाने के लिए घर के बुजुर्ग होते हैं। लेकिन जब लव मैरिज में दो परिंदे अकेले एक कमरे में बंद होते हैं, उनको समझाने कोई नहीं जाता। कुछ ऐसा ही इस ननद के साथ भी हुआ। धीरे धीरे इनकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, खटपट इतनी बड़ी होने लगी कि लड़ाई बहुत हद तक बढ़ जाती। अब चूंकि दोनों शहर में अकेले हैं, दोनों के परिवार दोनों से दूर हैं, कोई समझाने वाला नहीं। ख़ासतौर से लड़के के घर वाले तो उससे वास्ता रखते ही नहीं, उसको समझाने वाला कोई नहीं। रोज़मर्रा की लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि बस हद हो गई। और एक दिन दोनों का अलग होना तय। लड़ के एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए। उन दोनों का भी तलाक हो गया। ननद बेचारी रोती बिलखती वापस अपने घर आके बैठ गई। 6 महीने निकले, साल निकले, बस बंद कमरे में रोती रहती। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी भाभी की हाय लग गई है। मैंने उसकी अच्छी खासी गृहस्थी में जो आग लगाई थी, उस आग की चिंगारियां आज उसके खुद की गृहस्थी में भी आ चुकी है। एक दिन रोते रोते अचानक ऐसे ही गुमसुम बैठी थी। उसके भाई ने पूछ लिया, क्या बात है, परेशान लग रही है। उस दिन उसका पश्चाताप का जो पड़ाव था वो आखिरी था। उस दिन वो फट जाती है। भैया, एक बात है जो मेरे दिल में है, बड़ा बोझ है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ। वो बोलती है कि लगता है मुझे मेरी जो गृहस्थी टूटी है, मैंने आप लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर लव मैरिज की। मुझे पता है आप सबको दुख है, लेकिन उससे ही बड़ा दुख है कि मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। मेरी गृहस्थी को भाभी की हाय लग गई। बड़ी मुश्किल से भुला पाया हूँ उसे। दोबारा उसका जिक्र करके मेरा दिमाग खराब मत कर। तेरे को चुपचाप बैठ के रोना है, रोती रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन ननद फूट फूट के रोई जा रही। भैया सुनो तो सही, मुझे सच में भाभी की हाय लगी है, क्योंकि वो बेगुनाह थी। ननद रोते हुए बोल देती है। एक बार को तो उसके भाई को समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रही है, लेकिन ननद की पश्चाताप की आग इतनी बढ़ चुकी है कि बस वो रोती रहती है और रोते रोते उस दिन की सारी दास्तान बता देती है। भाई के जैसे सर पे से छत गायब हो गई है, तपती धूप उसके सर में से घुस के सीधे पैरों के नीचे निकल जाएगी। ऐसा उसका माहौल है कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब कैसे कर सकती हो? बेचारी एक मासूम औरत इस घर में अपनी जिम्मेदारी से सबको खुश रखने के चक्कर में इतना समर्पण देकर पूरे परिवार को संभाल रही थी, और तुमने उसके साथ ऐसा किया। उसके भाई का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने आप को समझ नहीं पाता कि कैसे माफ़ करेगा और क्या किया उसने, और इस तरह से वो कैसे कर सकता है। सारी रात रोता रहता है, अपने आप को कोसता रहता है कि ये क्या किया उसने। अगली सुबह पैर पकड़ता है, जल्दी से उसकी बीवी को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। गिड़गिड़ाता है, रोता है, लेकिन घर वाले तो कुछ और ही बोलते हैं। उस लड़की के घर वाले बताते हैं कि तलाक होने के बाद वो इतना टूटी कि वो बस संन्यास लेके चली गई। आज किसी आश्रम में है और बस सेवा करती है लोगों की। उसका घर गृहस्थी से मन पूरी तरह से उजड़ चुका है। संसार, परिवार, घर गृहस्थी, घर के लोग, पति, परमेश्वर, बच्चे, ये सब उसके लिए बहुत छोटे और बेमानी हो गए हैं। परिवार पर से उसका विश्वास उठ चुका है। न जाने कौन से आश्रम में है, इस देश की उस आश्रम की कौन सी ब्रांच में है, हमें तक नहीं पता। कभी कभी उसका मन करता है तो घर पे बात कर लेती है। पति बेचारा समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ। ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, जाए तो कहाँ जाए, उससे बात करे तो कैसे करे। उससे माफ़ी मांगना चाहता है, तड़पता है, रोता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं किसी के लिए। वो नारी जो एक समर्पण के साथ एक परिवार में आई थी, उसका दिल टूटा, उसका विश्वास टूटा, उसका भरोसा टूटा। वो तो ये संसार छोड़ के एक अलग ही दुनिया में चली गई। साधु बन गई, साध्वी बन गई, जनता की सेवा में लग गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या आप सोच सकते हैं कि
अपने ही अपनों पर किस तरह से शक करते हैं और हम दूसरों की कही हुई बातों पर विश्वास करके हम कभी कभी अपनों को इस तरह से शक के दायरे में खड़ा कर देते हैं कि ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाता है। बड़ा ही अजीब दृश्य है। कभी भी दूसरों की बातों को सुनकर अपनों को कसौटी पर तोलने की कोशिश ना करें। कई बार आंखों देखा भी झूठ होता है, कई बार कानों सुना भी झूठ होता है, कई बार सच झूठ होता है और झूठ सच होता है। ये दुनिया वाले इस तरह से एहसास कराते हैं कि कब हम अपनों को ही अपनों से दूर कर देते हैं पता ही नहीं चलता। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपके साथ हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आपकी ज़िंदगी चल रही है और जिनकी ज़िंदगी आपके साथ चल रही है, गाड़ी के जो 2 पहिए होते हैं, पूरा परिवार होता है, ऐसे ही किसी और के कहने से उनके बारे में एक राय कायम मत किया करो। कभी कभी अपने दिल से पूछा करो और कभी आपको गलत भी लगे बनाए रखो, क्योंकि जिनके साथ जीना है उनके साथ ही सहना है। सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। किसी दूसरे से सुनी हुई बात से शक करने के बजाय सामने मैन टू मैन बात करो। सामने वाले से पूछ लो कि मैंने ऐसा सुना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये करने के लिए कलेजा चाहिए। इस कलेजे को पहचानो। दूसरे की बातों पे सुन के कभी किसी के बारे में राय कायम मत करो। दोस्तों, एक किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है आपको पसंद आया हो, तो मैं चाहता हूँ आप इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही नया नया किस्से लेकर मैं आपके साथ फिर से मुखातिब होता रहूँ।